नमस्कार, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करेंगे अंबेडकर जी की आत्मकथा के बारे में। अंबेडकर जी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, लेकिन वो किसी कारणवश छप नहीं पाई थी। वो 1990 के आसपास जाकर छपी। उस आत्मकथा में अंग्रेजी के 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय में से पहले 4 अध्याय उन्होंने अपने जीवन के तजुर्बे के हिसाब से लिखे और 2 अध्याय उन्होंने दूसरों के तजुर्बे के हिसाब से लिखे। उनका सबसे पहला ही अध्याय में जो तजुर्बा है, वो जिस समाज के थे उस समाज में बच्चों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो सूबेदार के बेटे थे, सौभाग्य से। इसी वजह से उनको स्कूल में जाने का मौका मिला और स्कूल में जाने का मौका मिलने के बाद उनके साथ जो होने वाला था उनको तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उनकी माँ श्रीमती भीमाबाई जी, जिन्होंने इसका अनुभव पहले ही ले लिया था कि उसके साथ क्या होने वाला है, उस अपने से बालक को तो अभी कुछ पता ही नहीं है, लेकिन स्कूल जाने से पहले उस बच्चे को उसकी मां ने, श्रीमती भीमाबाई जी ने बड़े ही नम्र व्यवहार के साथ समझाया कि देख, अनुभव तो बहुत बुरे होंगे और उन बुरे अनुभवों में लड़ना नहीं है, उन बुरे अनुभवों के साथ विद्रोह नहीं करना। अगर विद्रोह करोगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा। एक शब्द है बुलिंग। बच्चों को जब स्कूल में जाकर के बच्चे नए स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं, तो उनके साथ जो बुरे बर्ताव किए जाते हैं, व्यवहार किए जाते हैं, उसको बुलिंग बोलते हैं। बच्चे परेशान करते हैं। तो जब वो बच्चा स्कूल गया, स्कूल जाकर उसके लिए एक व्यवस्था की गई कि वो सबसे पीछे बैठेगा क्लास में, और क्लास में जहाँ जूते रखे रहते हैं सब बच्चों के, उन जूतों के बराबर में अपनी दरी डाल के बैठ जाएगा। वो दरी भी खुद ही लेकर के आएगा अपने घर से। उसके साथ ऐसा व्यवहार, अगर उसे पानी भी पीना था तो वो स्कूल में उपस्थित नल या फिर घड़ा जो होता था उसको हाथ लगाने तक की परमिशन नहीं थी उस बच्चे को। और वो बच्चा पानी अगर पिएगा तो चपरासी ही दूर से उसको पानी पिलाएगा और वो पानी ऐसे अछूतों की तरह पी पाएगा। स्कूल की व्यवस्था के बाद आप इमेजिन करके देखो कि उनके हालात कैसे होंगे, ट्रॉमा से वो गुजर रहे होंगे। उनके साथ ना कोई खाना खाना, ना दोस्ती बनाना, ना साथ चलना, ना बैठना, ना बात करना, कुछ नहीं था। क्योंकि जो दूसरे वर्ग के बच्चे होते हैं वो सभी अपने अपने वर्गों से अलग अलग जो शिक्षाएं लेते हैं, सीखते हैं, वो इस वर्ग को कुछ ज़्यादा महत्व नहीं दिया करते थे। वही कारण था। नहीं, बच्चे तो सारे ही अच्छे होते हैं, दूसरे बच्चे भी अच्छे ही होते हैं, लेकिन उनको किस तरह की जो फीडिंग दी जाती है, किस तरह की उनको शिक्षा दी जाती है, वो क्या सोचते हैं दूसरे समाज के बारे में, उसी हिसाब से उन बच्चों का भरण पोषण होता रहता है और वैसे ही उनके विचार बन जाते हैं। इसी वजह से ये बुलिंग वाले कंसेप्ट पैदा हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ ज्योतिराव फुले जी के साथ भी हुआ था 1848 में। जब ज्योतिराव फुले जी ने 1847 में अपनी पढ़ाई पूरी की तो उनके एक बड़ी कास्ट के मित्र ने उन्हें अपनी शादी का न्योता दिया। ज्योतिराव फुले जी ने यह निर्णय किया कि ठीक है, चलते हैं, शादी में घूम के आते हैं। तो वो किसी वजह से उनकी शादी में उपस्थित हो गए। आमंत्रण था उनके पास, इसीलिए उपस्थित हुए थे। अब वो उपस्थित होने के बाद अपने मित्र की स्टेज पर पहुंच गए। जैसे ही मित्र के माता पिता ने उनको देखा स्टेज पर खड़े हुए, तो उन्होंने उसे बहुत डांटा, बहुत चिल्लाया, उसके ऊपर बहुत लताड़ा। उस दिन उन्होंने निर्णय लिया कि इस अवधारणा से मैं खुद ही नहीं बल्कि अपने पूरे समाज को बाहर निकालने का जी जोर प्रयास करूंगा। उन्होंने एक स्कूल खोला जो उनकी ही जाति की लड़कियों के लिए था, जिससे लड़कियां आगे बढ़ सके, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, शिक्षा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप सही और गलत का अनुभव ले सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने स्तर को, अपने सोच को, अपने विचार को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। महिलाओं की जो पढ़ाई लिखाई है उसकी क्रांति का, या कहें तो उसकी शुरुआत का सबसे पहला क्रेडिट ज्योतिराव फुले जी को ही जाता है। खराब परिस्थितियों के बावजूद बाबा साहेब ने देश के लिए क्या क्या किया, उसका हल्का सा अंदाजा हमें होना बहुत जरूरी है। उनके जीवन का बड़ा पक्ष महिलाओं के बारे में था। जब भारत का संविधान बना, उन्होंने बहुत जिद की। ये बात 1935 के आसपास की है और आजादी के बाद तक चली। उन्होंने इस बात की जिद की कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। महिलाओं के बराबरी के दर्जे के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना बहुत जरूरी था, मतलब यूसीसी का होना जरूरी था। जो आजकल समान नागरिक संहिता आप सुनते हैं वही यूसीसी है। ये उसी समय अम्बेडकर जी ने बता दिया था। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट में भीमराव अंबेडकर जी का मुख्य योगदान रहा। उनकी इकोनॉमिक एक्सपर्टीज के कारण बाबा अंबेडकर साहब पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी हर एडल्ट के पास राइट टू वोट होना चाहिए, वो किसी भी जेंडर या कास्ट का हो, इसके लिए आवाज उठाई। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क लाइफ सबसे पहले साउथ एशिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही अपना नाम दर्ज कराया पीएचडी करके। बहुत सारे प्रोग्रेसिव लॉ स्पेशली वुमेन्स के लिए इन्होंने फ्रेम की। लेबर्स का वर्किंग आवर जो पहले 12 आवर्स हुआ करता था वो इन्होंने 8 आवर्स का करवाया। जब उनके बनाए हुए हिंदू कोड बिल को नेहरू जी ने रिजेक्ट कर दिया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लॉ मिनिस्ट्री से अपना इस्तीफा दे दिया। किसी भी संगठन या किसी भी समाज की प्रगति का अंदाजा अंबेडकर जी वहां की महिलाओं की हालात से लगा लिया करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो समाज के उत्थान के लिए थे, समाज के फायदे के लिए थे। उनके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा धर्म भी है।